हम लोगों ने यहाँ तक किया था, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। पीनियल ग्लैंड से जो स्रावित हार्मोन होता है उसे मेलेटोनिन कहते हैं, जो कि अच्छा फंक्शन तब करता है जब आप अंधेरा हो जाता है तो मेलेटोनिन का सीक्रेशन अच्छे से होता है। जब अंधेरा हो जाएगा, आप स्लीप में जाएंगे, तो तब ये सारे फंक्शन आपके बेहतर काम करते हैं, जिनमें था बोन मेटाबॉलिज्म, जो ग्रोथ का अधिक बढ़ जाना, या सेक्स ऑर्गन का प्यूबर्टी से पहले विकसित, मतलब उनको तब विकसित नहीं होना, जब प्यूबर्टी हिट करेगी तब ही उनका डेवलपमेंट ज्यादा होना, क्योंकि अगर आपका मसल्स की रिक्वायरमेंट एनर्जी की तो उतनी होती है, एनर्जी उतनी ही बन रही है। जब नहीं चाहिए उतना शरीर को, तो उसको कंट्रोल करना इसका काम है, राइट। जब यंग एज में आपको प्यूबर्टी के लक्षण नहीं चाहिए तो ब्रेन फंक्शन वगैरह ज्यादा अच्छे से होगा, ब्रेन को उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, तो उसको कंट्रोल रेगुलेट करना कि कब किस ऑर्गन को ज्यादा उसकी जरूरत है। सेंस ऑफ डायरेक्शन है ना, आपके जो स्पेशियल रिलेशन, पोजीशनिंग, काइनेस्थेटिक क्यूज, जो सब इसमें आता है, जो कि हमने उस दिन डिस्कस किए थे कि हमें बॉडी को एनवायरमेंट से मिलने वाले क्यूज, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, कितनी दूरी पर कौन सी चीज है, आंखें बंद करने पर भी हमें आसपास की चीजों का जो ज्ञान हो जाता है वो इसके कारण होता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म मतलब कि शरीर में बनने वाले जो टॉक्सिन हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, जैसे कि लिवर जो काम करता है बाइल का, बाइल को तोड़कर वो जो बिलीरुबिन होता है उसको फिर स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है, तो उसको रेगुलेशन जो है वो इसमें आ जाएगा। अगर मेलेटोनिन की कमी है शरीर में तो क्या होगा, आपका ऑब्वियसली स्लीप डिसऑर्डर होगा, और उसके कारण आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो आपका जो पेप्टिक अल्सर, स्टमक में अल्सर हो जाना, और बिकॉज ये सेक्सुअल जो रिलेशन है उसको, ग्रंथियों को भी कंट्रोल करता है, उनका रेगुलेट करता है, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन इसकी कमी के कारण हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम से अपना जो साइकिल है वो बना के रखें और हर दिन उसको फॉलो करेंगे। किसी भी एक हैबिट को बनाने में 21 दिन का समय लगता है। अगर मान लीजिए ये चेंजेस आप अपने बच्चों में लाने चाह रहे हैं तो आपको 21 दिन तक हर हर दिन पंक्चुअल होके वही काम हर दिन करना है, तब वो एक छोटा सा बिहेवियर आपके बच्चे में नजर आएगा। या अपने लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आपने आजकल बहुत ये साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए देखा होगा कि 21 दिन तक आप एक वर्कशॉप कंडक्ट करिए जिसमें आप फ्री में आप सबको योगा ट्रेनिंग दे रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं, और इतने दिन का जो टाइम होता है वो हैबिट फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इतने दिन तक अगर हर दिन करेंगे तो आपको वो चीज अच्छी लगने लगेगी और शरीर को उसकी आदत हो जाएगी और आप चाहेंगे कि आप उसे कंटिन्यू करें। तो ऐसे ही इसी तरीके से हम अपना हैबिट फॉर्म करके अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये मैंने एक इसमें अलग से टॉपिक इंक्लूड किया है क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का था, पीनियल ग्लैंड एंड योगा फिलोसफी। कि हमारे लिए हमने जैसे जाना ना कि जैसे अपने 8 चक्रों में से इसको बिंदु चक्र, मनस चक्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से बिंदु रस का स्त्राव होता है, तो उसी को हम आगे जानेंगे। One aspect of yoga philosophy that aligns in some way that with modern neuroscience has to do with the pineal gland, की योगा की दृष्टि से ये ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि यही वो ग्रंथि है जिससे बिंदु रस का स्त्राव होता है, जो कि हम खेचरी मुद्रा में अपनी जीवा को उल्टा करके कपाल गुहर में प्रवेश करवा के जिसका पान करते हैं, जो अ, अमर वारुणी जिसे कहा गया है, वह यही पीनियल रस के ग्रंथ का स्त्राव है। This gland was always recognized as being associated with the आज्ञा चक्र। अभी आज इसको न्यूरो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जो इसके सिक्रेशंस हैं वो आपके मूड और एक्सपीरियंस, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो ये ऑलरेडी साइंटिस्ट भी इसे प्रूव कर चुके हैं। और अगर आपके इस ग्रंथि के जो सीक्रेशन है वो बहुत रेगुलरली बराबर से सीक्रेट हो रहे हैं, तो आप अपने आप से, मतलब अपने आप में अपने आप को किसी खुश रहने की क्षमता आ जाएगी, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगी, आपका मूड एलिवेटेड रहेगा, आपको हर काम में सक्सेस मिलेगी, या आप जो चीज छुएंगे वो अच्छा होने लगेगा।
और street both medical science and street side drugs have made it clear that chemical can create, इससे जो स्त्राव होता है उन केमिकलों का असर आपको उसी तरह का असर देता है जो कि बाहर में जो नार्कोटिक्स का असर दिखाई देता है वो इन इन ग्रंथियों से जो स्त्राव होता है उससे आपको उस तरह का एक्सेलरेशन फील हो सकता है। जी बताइए ललिता जी। हरिओम मैम। हाँ मैम, अर्जुना चक्र जो है ना, और जो जी स्टोन है उसको थोड़ा सा इसको फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इसी को ही आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है, मैं ये कहना चाह रही थी। आपका क्वेश्चन क्या है? मैम क्वेश्चन है कि वही जो अर्जुन चक्र है तो समझ के थोड़ा एक बार इसको और समझा दीजिए बस। ओके। देखिए अब हमने इसकी लोकेशन जिस तरीके से देखी कि ये आंखों के एकदम पीछे बीच में कार्पस कॉलोजम के नीचे इसका लोकेशन है पीनियल ग्लैंड का, जो कि एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथि है ना? तो इसको रिलेट किया जाता है कि इसकी पोजीशनिंग बिल्कुल आज्ञा चक्र के सामने है। और कहीं कहीं योगा फिलोसफी में हम 8 चक्रों की जो बात करते हैं ना, जिसमें बिंदु या मनस चक्र आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सभी ने? सहस्त्रार्थ से पहले यस बिंदु मैम। या मनस चक्र। तो ये यस। जी, तो ये माना गया है कि ये वही चक्र है। इससे क्योंकि हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड एक चक्र से संबंधित है। हम ऐसे ही एनाटॉमी में पढ़ते आए हैं या फिर जब योगा पढ़ते हैं तो उसमें इससे रिलेट करके पढ़ते हैं। भाई विशुद्धि चक्र थायराइड, है ना? आज्ञा चक्र पीनियल, इस तरीके से हम रिलेट करते हुए आए हैं सारे ग्रंथियों को। मूलाधार गोनाड्स, अभी और इसको हम एक बार अच्छे से जान लेंगे। जब हमारे सारे हो जाएंगे तो हम इसको एक बार चक्रों से एसोसिएट कर लेंगे। तो इसको आज्ञा चक्र से और कहीं कहीं बिंदु चक्र या मनस चक्र से रिलेट किया जाता है पीनियल को। ओके, तो यस मैम। इसमें क्या, हाँ, द ओनली डिफरेंस इज वेदर यू कॉज इट विद और विदाउट आउटसाइड हेल्प। अगर आप बाहर से कुछ सामान अपने बॉडी में डाल के उस उन हार्मोन्स को, उस अच्छा फील होने वाले चीजों को हेल्प कर रहे हैं, या आपने योगा में ही अपनी आंतरिक शक्ति को इतना जगा लिया है कि आपको बाहर से कोई स्रोत नहीं चाहिए, आपके अंदर ही, जो उस दिन हमने जो नारदानुसंधान जिसने भी पढ़ा, मतलब हम सभी ने ही पढ़ा है, और उसमें जो स्टेजेस में उनकी लाभ में क्या लिखा है, सहजानंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, नाद की अनुभूति से होने वाले परम आनंद की अनुभूति होती है। सब जगह सारे ही ग्रंथों में ये मेंशन किया हुआ है। हठ प्रदीपिका ले लो, शिव संहिता ले लो, या जहां जहां भी नाद की बात हो रही है वहां वहां पर आपको ये लाइनें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। तो वो जो आनंद की प्राप्ति है उसको इस चीज से यहाँ पर रिलेट किया गया है। इफ यू कॉज द सेम थिंग विद आउटसाइड स्टिमुलस, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल उसी तरह, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप बाहर से कुछ चीज अपने बॉडी में डाल रहे हैं, लीजिए कि ड्रग्स हो गया, नारकोटिक्स हो गया, अगर डाल रहे हैं तो वो आपके सिस्टम को खराब कर देगा। पर अगर आपने आंतरिक कॉन्शियसनेस को आपने जागृत किया, और उससे तो आपको फायदा ही फायदा हो गया। इस ये जो सब बात है ये कुंडलिनी जागरण से रिलेट करके हम बोल रहे हैं कि जब हमने कुंडलिनी का जागरण किया और आत्म अनुभूति किया, अपने आप को पहचाना, तो ये उस लाइन में हो रहा है कि जब आप अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे तो आपको जो अनुभूति होगी वो इस तरह की होगी कि वो जो ड्रग्स या नारकोटिक्स से लेकर जो लोग फील करते हैं उससे कहीं अधिक सहजानंद की प्राप्ति आपको इस ग्रंथि के जागृत होने से हो सकती है। ओके, इससे जो स्त्राव होता है उसको हम बिंदु रस बोलते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये आपके बैक के एक जो बोला था मैंने कि उस दिन कि जहां पर हम बाल छोड़ते हैं, अ, जो बच्चों का मुंडन भी किया उसके बाद जो बाल छोड़ते हैं उसके जो नीचे की लोकेशन है वहीं पे ये ग्रंथि है, और वहां से जो स्त्राव हो रहा है उसी को हम बिंदु रस कह रहे हैं। अभी नेक्स्ट ग्लैंड शुरू करते हैं। सभी को पीनियल ग्लैंड अच्छे से समझ में आ गया है ना? क्लियर है सभी के लिए? ओके, तो अभी हमारा एड्रिनल हो गया, बाकी भी हो गए। अभी हम गोनैड्स पे आ जाते हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है? पहले हाइपोथैलेमस, और फिर वहां से होने वाला स्त्राव करता है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से जो एलएच है, एफएसएच है, उन, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों जो स्त्राव करके आगे
फिर ऑर्डर देते हैं गोनैड्स को। तो गोनैड्स मेल में होती है टेस्टिस और फीमेल में होगी ओवरीज। ये दोनों मिलके हमारे गोनैड ऑर्गन बनाते हैं। तो ओवरीज से स्त्राव होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, और साथ ही एक रिलैक्सिंग हार्मोन होता है जो कि आपको चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मसल टिश्यूज को रिलैक्स करने में मदद करता है। और जो स्कॉटम होता है मेल में, उससे टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव होता है। और दूसरा एक इनहिबिन का स्त्राव होता है जो कि स्पर्म बनाने में मदद करता है। तो इनके दो के नाम आप याद रख लीजिए। चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है रिलैक्सिंग, टेस्टोस्टेरोन वो मेल हार्मोन है, और एक इनहिबिन है जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। ये एफएसएच का पार्ट है, बाय इनहिबिटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिन। ठीक है, ये दो हार्मोन आप याद रखिए। बाकी ये दोनों फीमेल हार्मोन है, ये हम बहुत बार पढ़ेंगे, मतलब आते रहते हैं ये बार बार में, तो इनको याद रखने में आसानी वैसे है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनकी मात्रा मेल में भी होती है पर कम मात्रा में होती है। वैसे ही टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी होता है पर कम मात्रा में होता है। ज्यादा मात्रा में मेल में होता है, जिसके कारण वो जो मसल पावर या एनर्जी है, इसके यही एक कारण है कि वी आर एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम मेल। ये ओवरीज हैं आपके, ये फ्लोपियन ट्यूब है, और फ्लोपियन ट्यूब में ही जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे कि यहाँ से कैसे ओवम रिलीज होता है, और जो फ्यूजन होता है वो इनमें फ्लोपियन ट्यूब में होता है। फिर वो जब स्टेबलाइज होता है, मतलब आके एक जगह फिक्स होता है, तो उसको जाइगोट बोलते हैं, और वो कहाँ पर होता है, यूट्रस में आ जाता है ना, इस तरीके से। तो ये आपके ओवरीज जो हैं वो पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, गोनाड्स का। इसी तरह ये स्कॉटम है, से टेस्टिस, और यहाँ पर जो दो हार्मोन थे, इनिबिन जो कि आपको प्रोडक्शन में हेल्प करता है स्पर्म के, और दूसरा था टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है। इस बार क्वेश्चन भी आया था कि अ, उसका आंसर था हाइपोथैलेमस था उसका आंसर, कि विच हार्मोन कंट्रोल्स इमोशंस एंड बिहेवियर। तो हाइपोथैलेमस वाज द आंसर। कोई एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बता सकता है रिया जी? मैं उसे इंक्लूड करने का कोशिश करूंगी। नहीं मैम, मुझे याद नहीं है। ओके ओके, ये दिसंबर का ही क्वेश्चन था, तो इसे मैं इंक्लूड कर लूंगी, वो एकदम इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अभी हमारा बच्चा है थाइमस। इसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये आपके चेस्ट में, दोनों लंग्स के एकदम बीच में, हार्ट के ऊपर, ये थाइमस ग्रंथि होती है। ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पिंकिश ग्रे, 10 से 15 ग्राम, और धीरे धीरे बड़ी होती है प्यूबर्टी तक। उसके बाद इसका काम ज्यादा नहीं रह जाता है। अंटिल प्यूबर्टी ये बॉडी को टी सेल बनाने में मदद करती है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह से लड़ाई करते हैं। तो ये बहुत इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ओके, ये दो चीजें आप याद रखिए, टी सेल लोकेशन, टी सेल, टी से थाइमस, टी से टी सेल, टी से टी सेल, टी से थाइमस। और ये प्यूबर्टी तक काम करती है, और सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करती है। ये लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों में, ये दोबारा से भी इसको हम एक बार पढ़ लेंगे। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम थाइमोसिन है। टी से थाइमस, टी से थाइमोसिन, और टी से टी सेल बनाती टी सेल है, जो कि माइक्रोब्स और फॉरेन बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और ये एक देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, कि ये आपके एजिंग प्रोसेस को रोकती है जब तक काम करती है। और इसका बहुत ज्यादा आफ्टर प्यूबर्टी जो रोल है वो अभी तक उतना क्लियरली पता नहीं चल पाया है। अभी भी इस पे रिसर्च जारी है, पर इतना तो पता है कि प्यूबर्टी तक तो इसका मेजर रोल रहता ही है। इस तरह से दिखती है। राइट लंग, लेफ्ट लंग, नीचे हार्ट, और ऊपर में ये थाइमस, इसके ऊपर ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं।
इस तरीके से ही इसकी लोकेशन पिक्चर से ज़्यादा अच्छे याद रहेगी। जो टी सेल है उसी को टी लिम्फोसाइट सेल बोलते हैं क्योंकि ये एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी ही है। टी लिम्फोसाइट इज द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक मेन पार्ट है। ये उसको बनाती है और दूसरा उसको मैच्योर भी करती है। एक तो डेवलपमेंट ऑफ टी सेल इसका काम है, दूसरा अदर इम्यून सेल भी कुछ कुछ बनाती है जिनमें से एक होता है बी सेल। ये यहाँ पर बनती है। सम अनडिफरेंशिएटेड lymphocytes आर प्रोसेस्ड प्रोबेबली विद इन द बोन मेरो। जो बी सेल है वो कहाँ बनता है? बी से बोन मेरो, बी से बी सेल, इस तरीके से याद रखिएगा। बी से बोन मेरो, बी से बी सेल, ये भी माइक्रोब्स और फॉरेन ऑब्जेक्ट को मारने का काम करती है बी सेल। और टी सेल निकलती है थाइमस से जो कि एक डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है और बाहर फॉरेन ऑब्जेक्ट को मारने का काम करती है। इतना ही, बहुत डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए। टी सेल, बी सेल। T cell and B cell are transported through the blood to lymphatic organs such as lymph nodes। जो भी lymph जितना है ना, lymph node, ये सारे तो पार्ट है lymphatic सिस्टम के और इम्यून सिस्टम के। तो इनका काम ही यही है कि बाहर से जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, ये बाहर से क्या आ रहा है उसको चेक करो, फिर उसको डिस्ट्रॉय करो और इम्यूनिटी प्रदान करो शरीर को। अभी कुछ एक ये हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं। डोपामिन, ये एक हार्मोन है जो कि कैसे कैसे मिल सकता है। कोई भी आप टास्क, आपने कुछ भी काम शुरू किया, आज मैं अपनी कबर्ड क्लीन करूंगी, तो आपने वो शुरू किया और उसको खत्म किया, उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है उस कार्य के संपूर्ण होने से, वो उस टाइम पे जो आपको हार्मोन रिलीज होगा वो है डोपामिन। ठीक है, आपने अपने खुद की सेल्फ केयर के लिए कुछ काम किया और उससे आपको बहुत खुशी मिली। मैं एक कुछ भी अपनी अपने लिए खुद कुछ काम किया। मान लीजिए आज मैं गई और कुछ भी आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है, किसी लेडी के हिसाब से बोल दिया कि मेडिक्योर पेनिक्योर पेडिक्योर मैनिक्योर करवाया उसने, उसको उसी चीज से बहुत खुशी मिल गई। कुछ भी ऐसा एक काम जो जिससे आपको खुशी मिल रही है, जो कि सेल्फ केयर में आता है, उसकी वजह से जो हार्मोन रिलीज होगा वो डोपामिन है। आपके पसंदीदा आपको फूड खाया, उसकी वजह से आपको खुशी मिली। ये छोटी छोटी खुशियां जो हमारे जिंदगी की हैं, हम उनको लेट्स सेलिब्रेट इट, है ना? तो उनकी वजह से ही आप खुश रहेंगे और डिप्रेशन से दूर रहेंगे। सेलिब्रेटिंग लिटिल विन, कोई भी छोटी छोटी खुशियां। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं, जो कि अपने अपने बच्चे को या हग के थ्रू ये हार्मोन रिलीज होता है। प्लेइंग विद डॉग, प्लेइंग विद द बेबी, होल्डिंग हैंड, मतलब आपको टच के थ्रू जो खुशी मिलती है वो ऑक्सीटोसिन है। सेरोटोनिन भी एक मूड स्टेबलाइजर है जो कि आपको सन से मिलता है, मेडिटेशन से मिलता है, रनिंग से मिलता है और नेचर में आपको जो ग्रीनरी देखकर जो खुशी मिलती है। नेचर से मतलब वो एनिमल से भी हो सकता है, बर्ड से भी हो सकता है, प्लांट से भी हो सकता है। जस्ट आप जंगल में गए, कुछ कैंपिंग किया, उससे जो खुशी मिली वो सब इसमें आ जाएगा। एंडोफिन्स इज थ्रू एक्सरसाइज, ये आपका पेन किलर भी होता है। आपको थोड़ा भी हेडेक फील हो रहा है, आप उस दिन रन पे निकल जाओ, आपका हेडेक सब गायब। जो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से आपको कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे स्केल्प मसल के, वो सब दूर हो जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में वहां पे ब्लड पहुंचेगा और आपका जो भी हेडेक है वो नेचुरली खत्म हो जाएगा। कहाँ गया? ओके, तो ये थ्रू एक्सरसाइजिंग, लाफिंग, डार्क चॉकलेट ऑल्सो इज टाइप ऑफ पेन किलर। और असेंशियल ऑयल्स, ये भी एक न्यू चीज है जो आप ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रेग्रेंसेस हैं जिनको वो जो बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देते हैं, वो आप उनको वेपोराइजर के थ्रू हल्का से मतलब गर्म करके रूम में उसकी खुशबू फैला सकते हैं। और डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले भी आते हैं, तो ये पेन किलर का भी काम करते हैं प्लस आपको खुशी देते हैं। ये सारी चीजें, ये ऑल आर हैप्पी हार्मोन्स। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा तो आप इस इंफॉर्मेशन को और आगे भी पहुंचा पाएंगे।
ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और एक चीज है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है वो नेचुरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है और फाइटिंग का काम करता है ये, है ना। सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन मस्ट सेल, इन टिश्यूज, बेसोफिल इन ब्लड। इट इज रिलीज्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी। आपको कोई भी एलर्जी हुई, कोई भी बाहर का डस्ट पार्टिकल आपके बॉडी में गया, तो वो उस ऑर्गन को वहां पे एज ए प्रोटेक्शन वहां पे उसको फुला देता है, मतलब स्वेलिंग आ जाएगी उस एरिया में। ये अपना ही इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ाई करने लग जाता है, जो कि अपनी खुद की ही सेल है, पर वो उसको फॉरेन बॉडी समझ के वहां पे फाइटिंग शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको एंटी हिस्टामिन लेना होता है, जिसकी वजह से फिर वो सिम्टम्स आपके नॉर्मल होंगे। जैसे कि स्नीजिंग हो रही है एक ही बार में 50-50, तो एक तो योगा का तरीका तो है वही, आप जल नीति करो, तो अपने आप जो नेज आपके डेली चीजें जो आपका नेजल पैसेज है वो क्लियर हो जाएगा। ये पर क्या है, लॉन्ग टर्म का। आपको तुरंत आपको कुछ असर चाहिए तो पहले आपको 1-2 दिन एंटीहिस्टामिन लेना पड़ेगा। वो जो बहुत सीवियर सिम्टम है तो उसको नॉर्मलाइज करके फिर आप योगा की तरफ आ सकते हैं। नेति, नेति तो जल नेति तो बहुत ही इफेक्टिव है इस केस में ना, एलर्जेंस के लिए। आपका पूरा पैसेज क्लियर हो जाता है। ये एक फुल चार्ट है आपका, इसमें सारे ही वो हार्मोन्स हैं जो हमने पढ़े हैं शुरू से लास्ट तक। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकले, दो हार्मोन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच का क्या नाम है पूरा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और जब हम इसको कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कमी या ज्यादा होना ब्लड में, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। और जब हम ऊपर से इसको आर्टिफिशियल फॉर्म में ब्लड में पहुंचाएंगे तो उसका उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसी हार्मोन को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ डेवलपमेंट इनमें हेल्प करेगा। प्रोलेक्टिन, जो कि मेमोरी ग्लैंड से जब बेबी हो जाता है तो मिल्क डेवलपमेंट के लिए काम आता है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड में ऑर्डर देता है और वहां से फिर प्रोड्यूस होता है T3 और T4, जो कि मेटाबॉलिक रेट को, बीएमआर को कंट्रोल करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच हार्मोन कंट्रोल्स बीएमआर, तो ये T3 T4। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पहले पिट्यूटरी से, फिर उसके बाद में एड्रिनल कॉर्टेक्स में आएगा। यहाँ से निकलेगा कॉर्टिजोल, एल्डोस्टेरोन, जो कि किडनी ट्यूब्यूल में वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कहाँ पे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया था। और उसकी वजह से आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कंट्रोल होता है, और बढ़ने से बीपी भी आपका मेंटेन रहता है। हम बोलते हैं हमें बीपी नहीं है, भाई बीपी तो है, हर ब्लड प्रेशर तो एक चाहिए ना, जिसकी वजह से वो पंप होके आगे जाएगा, ब्लड क्रॉस करेगा। तो एक नेचुरल जो ब्लड प्रेशर तो है, पर हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। तो वो जो उसका रेंज है 120-80, वो हमें याद रखना है बस। ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर ये गोनेड्स में आता है, फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस। अभी जो फॉलिकल मैचुरेशन का काम करता है, जब आपका एग है वो ओवम है जो मेच्योर होगा, तभी वो आगे फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होगा। फिर जो इसके दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन है वो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन है, जो कि डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी एंड मेंटेन अंटिल द मेनोपॉज आपका कंट्रोल करता रहता है। ओके, वन मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिन जिनको जो आपके प्रैक्टिशनर हैं, अगर जो पीरियड से रेगुलर नहीं होते हैं या मेनोपॉज वाली में है जिसमें बहुत ही एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, या अनएक्सपेक्टेड है उस टाइम पे मेनोरिया जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एक सीड साइकिलिंग करके होता है। हमारे जो नेचुरली जो सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीड कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनमें होता है कुछ मात्रा में। तो आप उसको 14 डेज तक कुछ सीड लेंगे, और फिर 14 डेज जब आपका ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन तक वो सीड लेना है जिसमें आपको प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, फिर एस्ट्रोजन ज्यादा है, वो वाला लेना है। ऐसे 14 डेज का एक सीड साइक्लिंग होता है, उसके थ्रू आप इस इन सिम्टम्स में मदद पा सकते हैं।
ये नॉन हार्मिंग मेथड है, कोई मेडिसिन आप नहीं ले रहे हैं, नेचुरल सोर्स से आप अपने जो हार्मोन है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट योर पीरियड्स बिकम रेगुलर। इन मेल ये टेस्टोस्टेरोन को बनाता मतलब होता है, और दूसरा था इनिबिन जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो मैच्योर आपके फॉलिकल्स के फ्यूजन के लिए काम आता है, फीमेल में भी और मेल में। ये टेस्टोस्टेरोन बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन, और फिर जो हर हर मंथ हम जो लाइनिंग शेड करते हैं थ्रू थ्रू पीरियड्स उसके लिए, तो कॉर्पस ल्यूटियम वही सेल है जो कि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो हार्मोन जो शेड होती है उसी का। तो ये किसका काम है? एलएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ओके, तो ये फुल हमारा जो चार्ट था, हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड इस चार्ट में समा गए हैं। ये हम हमारा कंप्लीट होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चालू करेंगे। तो अभी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शुरू कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी का दोनों में साथ में दिया हुआ है। तो पहले हम कार्डियोवैस्कुलर पढ़ेंगे एक साथ, तो उसके बाद फिर हम रेस्पिरेटरी करेंगे। ये हमारे यहाँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सारे पार्ट्स हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? हार्ट, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। अच्छा, जो इस बार क्वेश्चन आया था आयोटा करके, जितना जितना आपके आर्टरीज हैं वो नलियां हैं जो कि खून को हृदय से दूर की तरफ ले जा रही हैं। ठीक है, आयोटा या आर्टरीज करके जो भी वर्ड आएगा वो आपके शरीर से, आपके हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने वाला काम करेगा, वो है आर्टरी। और शरीर से खून लेके आएगा आपके हार्ट की तरफ, वो है वीन। इररेस्पेक्टिव कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको बाद में आप समझिए। इस बार सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि पल्मोनरी आयोटा दे दिया था उन्होंने, पल्मोनरी आयोटा। ओके, और जो स्मॉलेस्ट संरचना होती है एकदम एक सेल के जिसमें गैप होता है, एक सेल जितनी पतली जो नलियां हैं जहां पे सारा एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। अभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के क्या काम है? ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले तो ऑक्सीजन पहुंचाना, उसके और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना। फिर CO2 को सब जगह से कलेक्ट करना, और मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करना, और फिर उसे लंग्स के थ्रू से बाहर निकालना, और अदर एक्सक्रीटरी, जैसे कि हम पहले तो लंग्स में दिया तो CO2 निकल गया, फिर उसी ब्लड को कहाँ लेके गया? किडनी में, तो वहां से टॉक्सिन बाहर निकले। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन में पहुंचाता है और वहां से अलग अलग चीजें बाहर निकलती हैं। वही ब्लड फिर जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वहां से सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए। तो ब्लड को पहुंचाने का काम तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही करता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी उसी माध्यम से फिर बाहर निकाला जाता है। और पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन सब इसी के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचते हैं। ये इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है, और हमारा ब्लड, हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन। हार्ट की संरचना देख लेते हैं। जो ब्लड पंप थ्रू मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड हार्ट, जो हार्ट है वो एक मस्कुलर संरचना है। ये स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल से बना होता है। जब हमने मसल्स पढ़े थे तो कार्डियक मसल जो है वो सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं। इस कार्डियक मसल का जो बेसिक यूनिट है उसको मायोसाइट्स बोलते हैं, है ना, जिससे मिलके बना होता है, और ये मायोसाइट ही उस कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करती हैं। ड्यू टू दिस ब्लड पंप टू द एंटायर बॉडी, ये जो पंप होता है उसी के थ्रू फिर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हमने जैसे अभी पढ़ा था, पहुंचाए जाते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये एक आपके फिस्ट के साइज का है। जैसे आप मुट्ठी बंद कर लेंगे तो उस मुट्ठी के साइज का है। इसका वजन कितना होता है? फीमेल में 250 से 300 ग्राम और मेल में 300 से 350 ग्राम। ये एक मोटा मोटा आप इनका नंबर याद रखिए। मेल और फीमेल के हार्ट में
जो डिफरेंस है उसको याद रखिए। और हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 से 72 टाइम धड़कता है। हार्ट बीट 70 से 72। ये सिचुएटेड कहाँ होता है वो भी देख लेते हैं हम। हार्ट की फोटो से देखना पड़ेगा। ये जो है नीचे, ये एपेक्स ऑफ द हार्ट होता है ना। हार्ट का जो नुकीला हिस्सा है एपेक्स है, मतलब कि ये टॉप है, और ये ऊपर वाले को बेस है। ये इसका बेस है ऊपर वाला। हमेशा ऊपर टॉप होता है और नीचे बेस होता है, पर आप इसको इस तरीके से याद रखिए, एक मुट्ठी जो कि उल्टी है, उस तरीके से आप इसको याद रखिए कि ऊपर में बड़ा हिस्सा है और नीचे में स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट इसका एपेक्स होगा। और जो ये ऊपर है वो अराउंड सेकंड वर्टिब्रा और सिक्स्थ वर्टिब्रा, सिक्स्थ सी इसका थोरेसिक जो है आपका दूसरा नंबर इधर, और इधर छठा नंबर, इस इंटरकोस्टल स्पेस में ये हार्ट लोकेटेड होता है। इस जो अंदर की स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। दूसरी और छठी के बीच में अपना हार्ट होता है। इस नंबर से आप याद रख सकते हैं। ये थोरेसिक रीजन है, तो T2 T6 ये होगी इसकी लोकेशन। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी इसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम। जो भी हार्ट अटैक होते हैं वो मायोकार्डियम के मतलब इसके जो अंदर में मसल्स हैं वो सही काम नहीं करेंगी तो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, सॉरी वो तो जो भी जितने भी हार्ट फेलियर आपको दिखाई देंगे वो इस मसल के ना कंट्रैक्शन करने के कारण होते हैं। मायोकार्डियम इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। सबसे अंदर वाली एंडो, एंडो इज ऑलवेज इनसाइड। तो ये वर्ड आपको किसी भी और जगह पे भी मिलेगा ना, एपी और बीच में फिर कुछ और एंडो। तो एंडो हमेशा अंदर की होगी, एपी हमेशा बाहर की होगी। तो इस तरह से ठीक ठीक आप किसी भी ऑर्गन के लिए इसको लगा सकते हैं। जो एपिकार्डियम है वो 2 लेयर से मिलके बनी है, फाइब्रस, सीरस। पेरिकार्डियल स्पेस को आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 2 नाम याद रख लीजिए। फाइब्रस लेयर होती है, दूसरी सीरस लेयर होती है। ये है एपिकार्डियम की बात हो रही है। एपिकार्डियम में 2 लेयर है, फाइब्रस और सीरस। इसमें इसके अंदर फिर 2 है, पराइटल लेयर और विसरल लेयर है। आप इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ये याद रखिए कि एपिकार्डियम में फिर से 2 लेयर है। उसके बाद आएगा मायोकार्डियम और उसके बाद एंडोकार्डियम। ये जो आप बाहर की देख रहे हैं ये है पेरिकार्डियम, ये है मायोकार्डियम। सबसे मोटी वाली जो मसल है ना, इसके धड़कने से ही आपके सारे कॉन्ट्रैक्शन आगे बढ़ते हैं। ये हार्ट के चैम्बर्स हो गए। ये वाली सबसे अंदर की एंडोकार्डियम, ये वाली मायोकार्डियम, जो कि काफी मैम थिक है। मायोकार्डियम का क्या बताया आपने, जो डेथ होती है बोले? हाँ, जो भी आपके हार्ट फेल होते हैं ना वो इसी के नहीं अगर ये काम नहीं करेगा सही से, कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं होगा, हार्ट धड़केगा नहीं, तो वो मायोकार्डियम की वजह से ही होता है धड़कना। और इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको बोलते हैं मायोसाइट। मायोकार्डियम, मायोसाइट, वहीं से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं मसल के, हार्ट मसल के। ठीक है, मायोसाइट, मायोकार्डियम। फिर ये इसकी विसरल लेयर थी, ये पेरिकार्डियल कैविटी, सीरस लेयर और सबसे ऊपर फाइब्रस लेयर। हमने पढ़ा ना, जो एपी कार्डियम था या एपिकार्डियम में ये 2 लेयर है, पेरी फाइब्रस वाला और दूसरा सीरस लेयर। ये बाहर की संरचना हो गई। फिर हम आ गए बीच वाले में, ये वाला। फिर उसने बोला कि वहां एक कैविटी होती है, कैविटी मतलब खाली जगह। सबसे बाहर की ये लेयर है जिसमें 2 लेयर है, पहली फाइब्रस दूसरी सीरस, फिर एक केविटी हो गई, उसके बाद में मिडिल लेयर है। ठीक है, ये जो मिडिल लेयर है यही सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, मायोकार्डियम, जिससे ही दिल धड़कता है और कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में होते हैं। और फिर इसके नीचे आ गए हम लास्ट लेयर जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। इस तरीके से आप इसके 3 लेयर याद रख सकते हैं। मायोकार्डियम सबसे मोटी लेयर होती है और इनवॉलंटरी होती है ऑब्वियसली। यही यहीं से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं
और जो सबसे अंदर की लेयर है वो है एंडोकार्डियम, जैसे हमने पढ़ा। अभी चैम्बर्स होते हैं इसमें 4, इस फोटो से ही जान लेते हैं। ऊपर वाले दोनों मैम जो चैम्बर्स को आयो मैम जो वेन्स होती है, जो ब्लॉक होती है, वो मायोकार्डियम में ही होती है क्या? जो ब्लॉकेज आते हैं वो? ब्लॉकेज की बात अभी आएगी अलग से। ये इससे धड़कने वाला काम है। वो आप जो बोल रहे हो वो सर्कुलेशन में आ गया, पर जो दिल की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, जो कंट्रैक्शंस हैं, वो उसकी बात कर रही हूं मैं। वो यहां से स्टार्ट होते हैं, है ना। जब धड़केगा तभी उससे प्रेशर बनेगा और ब्लड सर्कुलेट होगा ना। तो वो तो आप बोल रहे हो कि जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉक आ गया तो स्टंट डालते हैं। स्टंट क्या होता है, जो भी आर्टरी है जहां पे ब्लॉक आ गया उसको वापस, वो जो चिपक जाती है फैट की, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको फिर से वापस खोला जाता है स्टंट डाल के। आज का, पहले क्या होता था, अपने ही बॉडी से कुछ संरचनाएं निकाल के वहां पे ग्राफ्टिंग की जाती थी पहले। अब बने बनाए ऑलरेडी मार्केट में स्टंट अवेलेबल हैं जिनको डाल दिया जाता है, जिससे वो आपस में चिपकती नहीं है। जहां पे ब्लॉकेज होता है उसको निकालकर उतना ही फुला हुआ रखा जाता है ताकि खून का बराबर प्रवाह हो सके उस नली के द्वारा जहां पर ब्लॉकेज आया है। ठीक है। तो जो आप बोल रहे हैं वो है आर्टरी, जो जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है उसमें ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं। ये है उसकी कंट्रैक्शन की बात मैं कर रही हूँ अभी, मायोकार्डियम। ओके मैम। ओके, वॉल्स तक पहुंच गए, पहले हार्ट तो देखें। ओके, 4 चैम्बर ये दिखाओ, देखिए, है ना। ये राइट इधर के जो भी पोर्शन होंगे वो राइट साइड, ये हो गए लेफ्ट साइड। ऊपर वाले को बोलेंगे एट्रियम्स, नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रिकल। ये जो है सुपीरियर वेना कोवा, जो कि शरीर के ऊपर के भाग से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। कैसा ब्लड लाता है, जिसमें थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है। ये है इंफीरियर वेना कोवा, जो कि शरीर के नीचे की भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ये सारा ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम में। ये आपका पहला चैम्बर है जहां ये पहुंचता है। और इसमें होते हैं वॉल्व, जिससे एक, अब यहाँ पे जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस शरीर में ना जाए, इधर की, इससे नीचे की तरफ जाए। तो यहाँ एक वॉल्व है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इससे फिर वो ब्लड आ जाता है आपका पूरा राइट वेंट्रिकल में। ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इतना सारा जो ब्लड यहाँ इकट्ठा हो गया है, इसको भेजा जाता है यहाँ से पल्मोनरी वॉल के द्वारा। कहाँ भेजा जाता है, लंग्स में। ठीक है, यहां से सारा ब्लड जाएगा लंग्स में। फिर वहां पे जो कैपिलरी लेवल पे एलिविलाइज होते हैं, उनकी कैपिलरी लेवल पे वो ब्लड में से डिफ्यूजन के थ्रू, कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन के थ्रू, वो जो CO2 है वो अंदर से बाहर की तरफ चली जाती है, क्योंकि अंदर में उस मात्रा CO2 बड़ी रहती है, बाहर में CO2 कम है। कैपिलरी में बाहर की तरफ, तो उधर की तरफ चली जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा इधर कम है, बाहर में लंग्स से जो हमने इनहेल किया उस एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ अपने आप बिना एनर्जी खर्च किए वहां से अंदर की तरफ आ जाती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और फिर वो जो शुद्ध शुद्ध खून बोलेंगे या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में जो के थ्रू जो आपका ब्लड है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड। ये तो गया तो किसमें था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था पल्मोनरी आर्टरी में। अभी वीन, पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया इस लेफ्ट एट्रियम में। इसको हम एक दो बार अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आ गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, और इनके बीच में कोई वॉल नहीं होता है। वो, उसका प्रेशर ही इतना होता है कि वो शुद्ध होके अपने आप यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ से क्या था तो पल्मोनरी वॉल्व था। जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया था लंग्स में, तो यहाँ पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू एंटर किया था। ओके, जब यहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड हो गया तो पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, तो इनके बीच में कोई वॉल्व नहीं है। वहां का ही जो प्रेशर था वो इतना काफी था कि वो ब्लड यहाँ पे पहुंच जाए। अब यहाँ से इसके बीच में फिर से एक वॉल्व है कि अब ये भाई ऑक्सीजनेटेड हो गया है, ये कहीं भी और बैक फ्लो ना करे, तो यहाँ एक बाइकस्पिड वॉल्व होता है, उसका नाम है मीट्रियल वॉल्व।
उसी का नाम है मीट्रियल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। फिर वहां से वो खून आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो शुद्ध खून है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अभी बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट। अब यहां से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा, जो कि सबसे मेजर आर्टरी है और बहुत ही बड़ी होती है जब वो हार्ट के पास होती है, फिर वहां से उसमें प्रवेश करके ये 3 छोटी-छोटी सब क्लेवियन, सब सिफेलिक, है ना, इस तरीके से ये 3 आर्टरी इनमें प्रवेश कर जाता है। जो इसके बाद वाला आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद वो पूरे शरीर में जाता है। पर कहाँ से, यहाँ से एग्जिट किस में हो रहा है? आयोटा से। उसके बाद ये जो 3 दिख रहे हैं, ये सब क्लेवियन, सब सिफेलिक, इस तरीके से कॉमन कैरोटिड, ये 3 होते हैं ये इधर। ये मेजर आर्टरीज हैं जो एक किसी को मारना होता है या जहाँ आर्मी ट्रेनिंग होती है या फिर कोई जैसे लेपर्ड भी अटैक करता है, तो उनको भी पता है कि आपकी ये जुगुलार वेन है या ये कॉमन कैरोटिड है, यहाँ पे वो अटैक करेंगे तो वो अ, सामने वाला घायल हो सकता है या मर सकता है ना। तो वो उन्होंने तो एनाटमी नहीं पढ़ी है, पर उनको पता है ना कहाँ पे फाड़ने से वो जानवर मर जाएगा। तो ये मेजर आर्टरीज हैं किसी भी मैमल के, जिनको अटैक करने से वो एकदम सडन डेथ भी हो सकती है। जैसे कमांडो ट्रेनिंग होती है तो उनको पता है कि यहीं पे अटैक करना है, ये उसका वीक पोर्शन है, जिससे कि फेटल हो सकता है वो। अभी ये मुझे बताइए कि ये पूरा संरचना आपको समझ में आई? कहाँ से आया, कहाँ गया? कोई एक माइक खोल के इसी प्रोसेस को, कहाँ से ब्लड आया कहाँ गया, शॉर्ट में प्लीज सबके सामने रखिए। कोई भी गलती होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ शालिनी जी बोलिए। सबसे पहले जो ऊपर सुपीरियर वीना केवा होता है और नीचे की तरफ इंफीरियर वीना केवा होता है, तो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, उसके थ्रू वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो जब राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो वो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू चला जाता है लंग्स में। फिर लंग्स में एल्विलाई में उसमें गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वहां पे। फिर वो ब्लड जो होता है अपने खुद के प्रेशर से आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर वो लेफ्ट एट्रियम से आ जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है, उससे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एरोटा के थ्रू पूरे शरीर में डिफरेंट आर्टरीज में चला जाता है, और यहाँ पे शायद एक एरोटिक वॉल्व भी होता है। यस, उसी के थ्रू मेरा हाँ, इको हो रहा फिर वो है। बैक फायर नहीं करता है, वो आगे की तरफ आर्टरीज में पूरे होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जी, कोई और भी बताना चाहता है? जी मैडम। बताइए। First of all, blood comes through superior vena cava and inferior vena cava from upper part and lower part to the right atrium. Then it passes to the right ventricle through the tricuspid valve. Then the blood flows to the lungs through the pulmonary vein, and after oxygenated, it comes back to heart to the left atrium through वेन the नहीं, pulmonary artery. Yes, pulmonary artery, it is pulmonary vein. Comes through the pulmonary vein from the lungs. Then it comes to the ventricle, left ventricle through the atrium. That is your mitral valve, pulmonary ventricle. Then it goes through to all parts of the body through the aorta, which is guided by the semilunar valves. In this way, it is circulated throughout the body by passing through the heart 2 times, so it is called as the double circulation. करेक्ट। अभी गुलशन जी बताइए। सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड
ब्रेन से एंटर करता है हार्ट में एंड देन इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड लोअर बॉडी पार्ट से एंटर करता है हार्ट में। ये एंटर करता है सबसे पहले राइट एट्रियम में, जहां से ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है एंड वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। उसके बाद पल्मोनरी जो वॉल्व होती हैं वो ओपन होती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड लंग्स में पहुंचता है, जहां से एल्वोलाई में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, जहां से वाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ओपन होते के साथ ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ से वाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है एंड एरोटा के थ्रू ये होल बॉडी पे सर्कुलेट हो जाता बाइकस्पिड और मीट्रल एक ही वाला है। है। या सेम कहते हैं, वाइकस्पिड और मीट्रल एक ही है। ये ब्लड सप्लाई है, तो आप इसमें इतने सारे में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, इनके थ्रू सप्लाई होता है। जो ब्लड आता है वो कोरोनरी आर्टरी से आता है, और जो ब्लड का अपना एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू इसको अपना ब्लड सप्लाई मिलता है, जो कि कोरोनरी आर्टरी से आता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो कोरोनरी वेन से निकलते हैं। हार्ट का अपना एक ब्लड सप्लाई का सिस्टम होता है। इतना सारा याद रखने से सिर्फ ये दो चीजें याद रखिए कि हार्ट को भी जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो इनकी मसल्स को वो कोरोनरी आर्टरी से होता है, और जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है वो कोरोनरी वेन से होता है। ओके, तो ये आपका आयोटा है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। बस इतना याद रखिए, जो कि इसको सप्लाई करती है। वेस्ट प्रोडक्ट कौन करता है? कोरोनरी वेन्स। ओके, ये हैं इसके सारे। अच्छा, वॉल तो नहीं पढ़ा ना, अभी वॉल रह गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें दो तरह के वॉल्व होते हैं, एक को बोलते हैं एवी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में थे, जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। वैसे ही जो सेमिल्यूनार वॉल्व्स हैं, ये हैं आपके एक राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी के बीच में, और लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। इनको सेमिल्यूनार, क्योंकि ये डाउन फ्लो हो रहा है तो इसको सेमिल्यूनार वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, ये अगर आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ऑलरेडी ये सारे नाम इन वॉल्व्स के पता हैं। सिर्फ इनको एवी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में है, और ये सेमिल्यूनार है, जो कि कोई भी अदर संरचना में है, जैसे कि ये पल्मोनरी लंग से रिलेटेड हो गया, और आयोटा ऊपर में जो जा रहा है, वेंट्रिकल से आयोटा में जा रहा है, वो सेमिल्यूनार वॉल्व्स हो गए। इस तरीके से आप इसको याद रखने में आपको इजी हो जाएगा। अभी इसी का अपना इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का। वो कहाँ शुरू होता है? ऐसे नोड में शुरू होता है, राइट एट्रियम में। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली, कि आपका जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो हार्ट में कहाँ शुरू होता है? तो पहली चीज तो ऐसे नोड में शुरू होता है, जिसे साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, और दूसरा ये कहाँ स्थित होता है? तो ये राइट एट्रियम में स्थित होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। कहाँ स्थित होता है? राइट एट्रियम में। और कहाँ शुरू होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? ऐसे नोड में। फिर इसके बाद जो होता है इंट्रानोडल पाथवे होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है। अब इन सबके दो दो पोर्शन हो जाएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड, बंडल ब्रांचेस, और लास्ट जो टर्मिनल एंडिंग है जहां पे ये सब जगह पहुंचा देता है, उसको पुरकिंजेस फाइबर बोलते हैं, पुरकिंजेस फाइबर। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होता है, फिर इंटरनोड पाथवे में जाता है, फिर एवी नोड में आता है, फिर बंडल ऑफ हिस राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पहुंच जाता है, फिर बंडल के ब्रांचेस, और लास्ट में पुरकिंजेस फाइबर। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं तो उससे ये याद रह जाएगा। ये आपका ऐसे नोड राइट एट्रियम में, जिसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ शुरू होता है? ऐसे नोड में। कहाँ पर होता है ये? राइट एट्रियम में, और इसको ही पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। इसके बाद ये इंटरनोडल पाथवे यहाँ गया, इसके बाद ये एवी नोड इससे नीचे की तरफ आया, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस हो गए, ये इधर लेफ्ट चला जाएगा, इधर राइट आ गया। इसके बाद इसको बंडल ऑफ हिस कहा जाता है, फिर इसके और ब्रांचेस,
और लास्ट में जो ये टर्मिनल एंडिंग्स हैं, यहाँ पे पूरा सिग्नल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अब सारा हार्ट एक साथ, इसको बोलते हैं परकिंजेस फाइबर। अब कोई माइक ऑन करके इसका क्रम बता दीजिए, कहाँ से कहाँ गया इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। देख के भी बता सकते हैं, यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं। एनीवन? गुलशन जी आप बता दीजिए। हेलो? एक्चुअली ये जो क्रिएट होता है दैट इज द साइनोएट्रियम नोड, जिसको पेसमेकर कहा जाता है, राइट। जहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं ये राइट एट्रियम के ऊपर होता है, राइट। फिर जो एट्रियोवेंट्रिकल जो नोड है वहां से होता हुआ ये एट्रियोवेंट्रिकल जो बंडल है वहां से शिफ्ट होता है, फिर बंडल ऑफ ब्रांचेस में जाता है, और फिर परकिंजेस जो फाइबर है उसमें जाता हुआ ये पूरे मसल्स को प्रेस करता है, कॉन्ट्रैक्ट। जिससे कि ब्लड कांटेक्ट करता है, जिससे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाता है। ये हर एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहले में इधर से इधर आएगा खून, ऐसे ना जो प्रवाह, जो खून का प्रवाह होता है इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा तो एक बीट बनेगा उसका। वन क्वेश्चन, ये बोथ एक ही बार में प्रोसेस होता है ना? राइट एट्रियम हाँ, से लंग्स में जाना, लंग्स से वापिस आके लेफ्ट एट्रियम के थ्रू फिर बॉडी में जाना, ये एक ही बार में पूरा प्रोसेस होता है, राइट? हाँ, अभी अभी हम इसको ना, ये बीट से रिलेटेड है कि जो आपका हार्ट बीट होता है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्शन वही है कि पूरा बंद होना और खुलना। तो ये उसके बारे में हम आगे एक एक बार जान लेते हैं शॉर्ट में। इतना जो आपने जाना, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे नोड में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका क्रम है वो इंटर नोड में गया, एवी, बंडल ऑफ हिज, उसके ब्रांचेस, लास्ट में पुरकिंजे फाइबर। ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने का क्रम है, और एक कॉन्ट्रैक्शन से फिर एक बीट बनता है ना। इसके साउंड भी होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। लब डब का। हाँ, लब डब। तो ये ऐसे नोड है, ये हमने देख ही लिया। ये पी सेल जो पेसमेकर सेल है, इसी से शुरू होता है, जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, जो कि हमने एक्टिन मायोसिन ये सब पढ़ा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, सेम वैसे ही होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे भी। ठीक है, बस उसकी यूनिट है मायोसाइट्स। और ये कहाँ से शुरू होता है? ऐसे नोड में। आपको इतना याद रख लेना है, जो भी ब्लू में दिया हुआ है वो सारी चीजें याद रखिए। तो पी सेल आए तो आप कंफ्यूज ना हो, वही पेसमेकर सेल्स हैं। उसके बाद में ये एवी नोड आ गया, ये वाला एवी नोड है, उस यहां से सिग्नल इधर पहुंच गया। उसके बाद ये बंडल ऑफ हिज है, जो कि फिर ब्रांचेस हो जाती हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड। ये ऐसे नोड, एवी नोड इधर, फिर ये बंडल ऑफ हिज, इसके राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्लियर पिक्चर। और ये टर्मिनल एंडिंग, जिनको हम बोलते हैं परकिंजेस फाइबर। The branches of bundle fibers enters the wall of the ventricle to the further branch out into the very small fiber bundles। एकदम लास्ट तक सारे टर्मिनल एंडिंग तक पहुंचा देता है उसी। और ये एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है, पुरकिंजेस उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे, जिन्होंने ढूंढा उन्हीं के नाम पे इसको पुरकिंजेस फाइबर्स हम लोग बुलाते हैं। और ये इम्पल्स जो जनरेट है उसकी एबिलिटी रखते हैं। ये उसी चीज को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इसका क्रम है, ऐसे नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट लेफ्ट, परकिंजेस फाइबर, और फिर ये मायोसाइट्स में आपकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है। ठीक, ये क्रम इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे इसको। अब आगे वाली चीजें, इसका रेगुलेशन ब्रेन से कैसे होता है ये हम कल पढ़ लेंगे।